नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बाढ़, बारिश और बेहाल हालत की सबसे पहले हम बुलेटिन में बात करेंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें कि बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी एक बार फिर से कर दिया गया है। 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र का यह अलर्ट, जिनमें 10 जिले शामिल किए गए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी में अलर्ट। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में कई जगह बिजली गिरने की भी संभावना जाहिर की गई है, तो लोगों को और ध्यान रखने की जरूरत। लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। प्रदेश भर में 132 के आसपास मोटर मार्ग भूस्खलन और मलबा आने के कारण बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी रोड कनेक्टिविटी ठप पड़ चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर 23 जुलाई की रात तक के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, खासकर 10 जिलों के लिए, जिनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों को शामिल किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इन जिलों में बारिश होगी, लेकिन कई कुछ स्थानों पर हैवी से हैवी बारिश भी लोगों को देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। आम लोगों से अपील की है कि वो ऐसे क्षेत्रों का कम से कम 23 जुलाई तक रुख न करें, ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ सकती हैं, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। तो लोगों से अपील की गई है कि वो कम से कम 23 जुलाई तक बेहद एहतियात बरतें। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ के बंगापानी के तांगा में सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में अब तक 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 6 लोगों की तलाश अब भी जारी है। रविवार की रात की बात करें तो बंगापानी के तांगा में बादल फटा, 11 लोग लापता हो गए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। कल डीएम और एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया। तो वहीं आपको बताएं कि विधायक हरीश धामी ने पूरे आपदा प्रभावित गांव को विस्थापित करने की मांग की है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रविवार को ये एक बड़ी आफत बनकर लोगों के ऊपर टूटती है। बादल फटता है, 11 लोग लापता हो जाते हैं। 3 लोग पहले ही मलबे के नीचे आकर दब चुके थे, जान गंवा चुके थे। लेकिन ये जो 11 लोग लापता थे, हर दिन इनको तलाशने की कोशिश एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की जा रही है। आज सुबह की अपडेट, जब तेज बारिश के कारण इस ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन 9 बजे के बाद एक बार फिर से इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। वहीं की तस्वीरें आपके सामने। अब भी 6 लोगों के शव बरामद नहीं किए गए हैं, जिनकी तलाशी लगातार की जा रही है। 11 लोग लापता थे, 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। लोग परेशान, बेहाल, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। और इस बीच एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और एसपी पिथौरागढ़, सीओ धारचूला, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा सरकार से कि ये गांव रहने लायक नहीं है। इस गांव के लोगों को तत्काल पुनर्वास की जो भी प्रक्रिया होती है उसको करके गांव के लोगों को पुनर्वास करने का काम करें। जिन शवों का रिकवरी हो गया है उनका पोस्टमार्टम का कार्रवाई यहीं पे ग्रामीण पूर्ण कर दिया है और उसके अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी हम लोग जो है इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इन गाँव वालों के साथ में जहाँ जहाँ पे आपदा आई है उन क्षेत्रों में जाकर उनके विस्थापन का। ये देखो, ये खबर पर और जानकारी के साथ पिथौरागढ़ से मौजूद है विजय। जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया होगा, तो क्या अब तक कोई शव बरामद किया गया है? 6 लोगों के शव अब भी लापता हैं। जी कंचन, फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह से ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी डेड बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं और सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े लेवल पे आज शुरू किया गया है। तो ये उम्मीद है कि दिन में तक शायद कुछ बॉडी रिकवर हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल पुरानी स्थिति बहाल है। 5 शव बरामद हुए हैं, 6 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जी, और शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए। आगे आपके पास और जानकारी के लिए जरूर लौटेंगे। कोटद्वार ले चलते हैं, जहां पर कोटद्वार और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दुगड्डा के पहाड़ पर 10 दिन के भीतर ही 2 बार बादल फटा और 3 लोग अपनी जान गंवा चुके, जबकि भारी बरसात होने पर कोटद्वार शहर पर बाढ़ का खतरा बन जाता है।
वहीं मंत्री हरक सिंह रावत कहते हैं कि सभी संवेदनशील इलाकों में बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही नदियों में खनन का काम कर सिल्ट हटाने का काम किया जा रहा है, जिससे खतरे को कम किया जा सके। को जो सोशल मीडिया या अपने आप को बहुत ज़्यादा समाज सेवी बनते हैं, वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि साहब क्यों खनन करा रहे हो। अरे भैया, खनन नहीं कराएंगे तो नदी का उबार हो जाएगा, तो बाढ़ आएगी, बस्तियों में पानी जाएगा। वालगढ़ आप देखो कितना हमने काम कराया। अब काम करा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एक साथ इतने सारे क्षेत्र में, क्योंकि इतनी नदियाँ उतर रही हैं यहाँ कोटद्वार में, पहाड़ से इतनी नदियाँ उतर रही हैं कि अब धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग काम। तो पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों में हर बरसात आफत बनकर बरस रही है, और शायद कोई ऐसी ही बरसात हो जो लोगों की जिंदगी पर भारी ना पड़ रही हो। धारचूला, मुनस्यारी, बंगापानी तहसील प्रकृति के तांडव से सबसे ज्यादा खौफजदा है, लेकिन इस बार आसमानी आफत बंगापानी पर भारी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। जौलजीबी मुनस्यारी रोड के ठीक नीचे ये गोरी नदी बह रही है। गोरी नदी आमतौर पर साफ रहती है, लेकिन अभी देखिए आप, ये पूरी तरीके से मटमैली हो चुकी है। उच्च हिमालयी इलाकों में बीते 3-4 दिनों से भारी बारिश जारी है। बंगापानी तहसील पर प्रकृति का कहर बीते कुछ सालों में मौत बनकर टूट रहा है। 3 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं की तहसील प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से मुनस्यारी, धारचूला को मात दे रही है। जीवन दायिनी कही जाने वाली गोरी नदी का तेज बहाव बरसात में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। आलम ये हो गया है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही यहाँ 2 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। आने जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी टूट जाता है, और जानवरों को जंगल लेने में भी परेशानी होती है। तो सभी रास्ते जो है अस्त व्यस्त हो चुके हैं, और हम लोग जो है अगर बरसात का मौसम आ गया तो हम रात भर नहीं सोते। गोरी नदी के कटाव से मदकोट, मवानी, दवानी, दारमा, मदरमा, गुल्फा और सिराघाट का इलाका सबसे अधिक खतरे में है। गैला और तांगा में आई आसमानी आफत ने कई लोगों की जान ले ली है। मुख्य धारा से कोसों दूर बसे इन इलाकों तक पहुंच पाना भी अब मुश्किल हो रहा है। शासन और प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उनका विस्थापन किया जाए, और साथ में जो रोड की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिप का काम चलता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिप की कोई एक मशीन नहीं है, जिस कारण राहत कार्यों में बाधा पहुँच रही है। रहने लायक ही नहीं हो रहा, चलने का ही रास्ता ही नहीं है, कहीं कोई वो ही नहीं है, चलने लायक ही नहीं हो रहा। बिल्कुल स्लाइडिंग हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, मकान के इधर उधर पूरा ध्वस्त हो गए कई घर। तो बीते 10 सालों में इन इलाकों में करीब 150 से अधिक लोग आसमानी आफत में जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। बावजूद इसके आपदा प्रबंधन अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं तैयार कर पाया है। ये बात अलग है कि हर बरसात में सरकारी तंत्र खुद को एक्टिव जरूर दिखाता है, लेकिन संकट के वक्त ये सक्रियता दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग मडकोट से ठीक तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बंद है। ये बीआरओ की ये सड़क है, हालांकि पीडब्ल्यूडी का जेसीबी इसको खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं भारी मलबा इस सड़क में आया हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। एक तरीके से इस रोड में पूरी तरीके से आवाजाही फिलहाल बंद है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, मदकोट, पिथौरागढ़। ऐसी ही एक और तस्वीर आई है पिथौरागढ़ से, जहां जिले में नाचनी के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अगर बात चमोली की जाए तो यहां पर एक बार फिर से पहाड़ से गिरते मलबे की तस्वीरें कैमरे में लगातार कैद हो रही है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरें चमोली के विष्णुप्रयाग और गोविंद घाट के बीच की है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर अचानक से पहाड़ का मलबा गिरा, जिससे एनएच पूरी तरह से बंद हो गया और आवाजाही ठप हो गई। आपको बताएं कि इससे पहले भनीरपानी और नंदप्रयाग के हिलेरी पार्क के पास चट्टान का मलबा आने के कारण कुछ इसी तरह से नेशनल हाईवे बंद हो गया था, जिसे घंटों मेहनत के बाद खोला गया। लेकिन विष्णुप्रयाग और गोविंद घाट के बीच फिर से मलबा आने के कारण बद्रीनाथ एनएच बंद हो गया है।
खबर कोटद्वार से, जहां पर नेशनल हाईवे 534 पर दुगड्डा के 5वें मील के पास बादल फटने से हड़कंप मच गया। बादल फटा, पहाड़ी से आए मलबे से जहां एनएच की सड़क बंद हो गई, तो वहीं पर सड़क पर अचानक से आए मलबे की चपेट में एक कार भी आ गई। कार सवार तीनों लोग सतपुली से कोटद्वार की ओर जा रहे थे और इसी बीच पहाड़ पर बादल फट गया और तीनों लोग मलबे की चपेट में आ गए। कार समेत 400 फीट नीचे खोई नदी में जा गिरे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने एक शव को बरामद कर लिया है। 2 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। उत्तरकाशी के जानकी चट्टी से खबर, जहां के पास यमुनोत्री हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान ही प्रशासन ने हाईवे से लगे हुए होटलों को प्रशासन ने तोड़वा दिया है। इस बीच करीब 24 होटलों पर ये हथौड़ा चला है, ये बुलडोजर चला है, जबकि कई होटलों को नोटिस दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। उप जिलाधिकारी कहते हैं कि यह सिलसिला जारी रहेगा। जितने भी होटल्स और मकान ऑल वेदर रोड के निशान के अंदर आएंगे, उनको तोड़ा जाएगा। होटलों के हटाए जाने के बाद अब यमुनोत्री हाईवे आने वाले यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। जो है हमारा मडकोट से लेकर के जो जानकी चट्टी तक का जो काम चल रहा है, इसमें काफ़ी सारे होटल हैं, 40-45 होटल जो इस ऑल वेदर रोड के अंतर्गत आए हैं, जो इसमें, और इनको ये भी हम आपको बता दें कि इनको कंपनसेशन जो है सबको मिल चुका है और मुआवजा देने के बाद ही जो क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं तो उसमें हम होटल तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। इनको हमने पूर्व में जो है नोटिस जारी किए थे और इनके द्वारा जो है नहीं हटाए गए थे, तो फिर हमने जानकी चट्टी से जो है स्टार्ट किया था। तो लगातार वहाँ से लगभग आज जानकी चट्टी में तीसरा दिन है और आज संभवतः जो है जानकी चट्टी वाला ख़त्म हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू हमारा जो है अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम अभी चलेगा। ब्रेक के बाद बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर कोरोना में बैकलॉग सैंपल्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बैकलॉग सैंपल से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, पहली बार 11,000 के पार पहुंचा है सैंपल। बैकलॉग का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं 2,000 के आसपास के सैंपल। अब कोरोना पॉजिटिव संख्या पहुंची हुई है 4,849 पर। रिकवरी रेट 3,297 का है। साथ ही एक्टिव मामले 1,459 हैं और 55 लोग अब तक प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं प्रदेश से कोरोना की। कल यानी कि मंगलवार को 210 नए मामले आए हैं उत्तराखंड में। राज्य में कुल एक्टिव केस 1,459 हैं। देहरादून से सबसे ज्यादा नए केस आए, 65 केस देहरादून से आए हैं 210 में। इसके अलावा हरिद्वार से 52, नैनीताल से 15 केस, उधम सिंह नगर से 34 मामले, टिहरी से 21, उत्तरकाशी से 16 केस। अल्मोड़ा और चंपावत की बात करें तो अल्मोड़ा से 5 और चंपावत से 2 नए मामले कल आए सामने। अब चारधाम आने जाने वाले यात्रियों को ऋषिकेश में चारधाम दर्शन का मौका मिलेगा, वो भी रेलवे स्टेशन पर। ये पूरा मामला क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश बनकर तैयार है। आधुनिक स्टेशन की तर्ज पर बना उत्तराखंड का ये पहला स्टेशन है, जिसे केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर संवारा जा रहा है। स्टेशन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उत्साहित नजर आए और इसे लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। यहाँ में बहुत ही खूबसूरत और ये रेलवे स्टेशन बना है, उसके लिए जो डिजाइनर हैं उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के लिए जो सोचा है, उसके लिए तो हम जितना भी धन्यवाद कर सके, मैं समझता हूँ वो कम ही कम होगा। बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का पहला स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश संचालन के लिए तैयार हो चुका है। स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन की ट्रायल प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जो हमारे मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त हैं, उनका निरीक्षण हो चुका है, उन्होंने इसको पास कर दिया है और ये अब परिचालन के लिए बिल्कुल तैयार है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और जल्द इस रेल लाइन को पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं अब इंतजार है तो इसके चालू होने का।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश बनकर तैयार हो गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ इसके शुभारंभ का। कोरोना संक्रमण काल में भी एक ऐसी परियोजना रही है जिसने समय सीमा पे ही अपने काम को पूरा किया है। अब इंतजार यात्रियों का है और शुभारंभ का है, जिससे यह जो प्लेटफॉर्म है अपनी सेवाएं देता रहे। ऋषिकेश योग नगरी से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे, चंपावत की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर वन विभाग की नौकरी देने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र मिलने का मामला सामने आया। हैरान कर देने वाली बात यहां पर यह है कि जिस युवक ने कभी वन विभाग का फॉर्म ही नहीं भरा, उसका वेतन भत्ता सहित वन रक्षक की पोस्ट सिलेक्शन हो जाता है। यही नहीं, फर्जी नियुक्ति पत्र में युवक को नियुक्ति से पहले ट्रेनिंग देने का भी जिक्र किया गया है, लेकिन नियुक्ति में दिए गए नंबर पर जब युवक ने फोन किया तो ट्रेनिंग से पहले 15,000 रुपए मांगे गए। तो उसमें ये पता चला है कि ये सभी नियुक्ति पत्र फर्जी हैं। जिन भी व्यक्तियों को आ रहे हैं उनको हमने समझाया भी है और पब्लिक को अवेयर भी किया है कि इस प्रकार की नियुक्ति पत्र पर विश्वास ना करें और किसी प्रकार कोई पैसे इनको ना भेजें। यदि कोई किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है तो इसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। कोरोना की वजह से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, बागवानी और मधुमक्खी पालन पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अब तक जिले में 1150 युवाओं को मनरेगा की मजदूरी से जोड़ा गया है। अब 450 युवाओं ने स्वरोजगार करने की इच्छा भी जताई है। चाहूँगा कि उसमें जो है 15 से 20% सब्सिडी है और बाकी जो है वो लोन है, फिर बैंक से उसको लोन मिल जाएगा, खुद को अंश जो देना पड़ेगा। वो संरक्षण की भी चिंता हमें करनी होगी। पिछले 3-4 दशक के दौरान अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन के कारण प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक विषमता देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो प्रदेश के अंदर जो हमारे 823 के आसपास विकास खंड हैं, इनमें से 287 विकास खंड में भूजल 20 सेंटीमीटर तक की गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। 77 विकास खंड ऐसे हैं जिसमें 1 मीटर से आधा मीटर से 1 मीटर तक भूजल में गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। अगर हम भूगर्भ जल विभाग द्वारा जो नवीनतम अध्ययन किए गए हैं उसके आंकड़े देखें तो और भी चिंताजनक दिखाई देते हैं। खासतौर पर 82 विकास खंड अतिदोहित, 47 विकास खंड क्रिटिकल और 151 विकास खंड ऐसे हैं जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं। अतिदोहित विकास खंडों में भूजल रिचार्ज की तुलना में 100% से अधिक भूजल दोहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ऊपर के एक्यूपर सूखते चले जा रहे हैं। वर्ष 2000 में अतिदोहित विकास खंडों की संख्या मात्र 20 थी, जो आज बढ़कर के लगभग 129 पहुंच चुकी है। भूजल उपलब्धता की दृष्टि से सुरक्षित विकास खंडों की संख्या सन 2000 में 745 थी और 2017 आते आते एक घट करके मात्र 540 रह गई। यानी प्रदेश में भूजल की उपलब्धता निरंतर कम हो रही है। साथ ही इस जल संसाधन पर दबाव
चिंताजनक स्थिति में बढ़ता जा रहा है। भूजल के संरक्षण और उचित उपयोग हेतु आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।